अच्छा यार, अभी तक जितना भी हम स्टोरेज के बारे में पढ़ते आए हैं, नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि बेसिकली जो स्टोरेज है वो पार्टीशन बना ली और पार्टीशन पे फाइल सिस्टम राइट कर दिया, देन यूटिलाइज कर लिया। अब चाहे वो एलवीएम के थ्रू बन रही है, चाहे वो वीडियो के थ्रू बन रही है, चाहे स्टार्टिस के थ्रू बन रही है, या कोई और टेक्नोलॉजी है, मकसद हमारा ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि एक हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बनेंगी, पार्टीशन पे फाइल सिस्टम राइट होगा, देन हम उसको यूटिलाइज करेंगे। दिस इज समथिंग जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। आज इसे थोड़ा सा ना देखते हैं कि असल में हम स्टोरेज का टॉपिक पढ़ते ही क्यों, क्या हमें सिर्फ पार्टीशन बनाने के लिए या उस पर फाइल सिस्टम राइट करके उसमें डाटा रखने के लिए स्टोरेज को पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इस चीज़ को सीखने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को ज़रूरत ही नहीं थी इस टॉपिक को ऐड करते। वो बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे थे कि यार, यू आर ऑन फर्स्ट स्टेज, जहां से आपने बेसिकली ये सीखना है कि स्टोरेज है क्या। जब आपको ये पता चल जाएगा कि स्टोरेज है क्या, फिर हम आपको ये बताएंगे कि उसको थोड़ा सा बेसिक से लेवल से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे के अंदर बेसिकली हम बहुत बेसिक लेवल पे उसको मैनेज करना सीखेंगे। उसके बाद फिर एक स्टोरेज मैनेजमेंट की पूरी एक सीरीज है। स्टोरेज के आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेंगे, तो फिर आप फुल फ्लेज स्टोरेज के मास्टर बनेंगे। प्रॉब्लम है एक मुझे, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लेट से यू आर इन सिस्टम्स और आपके पास लेट से 2500 यूजर है, और आपने कहा, आपके सीईओ ने डिसाइड कर लिया कि कोई भी यूजर अपने सिस्टम में कोई फाइल नहीं रखेगा, बल्कि वो फाइल रखेगा, डेटा रखेगा किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे, जो कि मोस्टली आपकी रिमोट स्टोरेज होगी। एज एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपने कहा ओके, आपके जहन में एक आइडिया आया कि मैं ये कैसे करूंगा। लेट्स से यू आर अ विंडोज सिस्टम एडमिन, और आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक सिस्टम ले लिया, और सिस्टम के साथ आपने एक हार्ड ड्राइव परचेज कर ली। लेट से आपने कहा कि आपका मैक्सिमम डाटा हो सकता है 10 TB, तो आपने 10 TB की हार्ड डिस्क परचेज कर ली। हार्ड डिस्क परचेज करने के बाद आपने ओएस इंस्टॉल किया। लेट से आपने विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल कर लिया। आपने इस पे एडी का रोल इंस्टॉल किया। एडी का रोल इंस्टॉल करने के बाद आपने इस पे फाइल सर्वर का रोल इंस्टॉल कर लिया। अब आपने यहाँ से फाइल सर्वर से एक डायरेक्टरी शेयर की, लेट्स से दैट इज ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज में आपने हर डिपार्टमेंट का एक फोल्डर क्रिएट किया, लेट्स से आईटी, देन आपने कहा कि अकाउंट्स, फिर आपने कहा डेव टीम, फिर आपने कहा एचआर टीम, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप यूजर आपको कंप्लेन करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे फाइल रखी, वही फाइल हम अपने कंप्यूटर में ऑन करते हैं फौरन टक खुलती है, और वही फाइल जब हम आपके वहां से खोलते हैं तो बहुत स्लो खुलती है, तेजी नहीं आ रही फाइल में, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अब यहाँ से असल में वो स्टोरी शुरू होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो यूजर ने ये कंप्लेन नहीं की कि यार मेरे पास जगह कम है, उसने कहा यार जगह मेरे पास इनफ है, स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफिकेशन ये है कि यार हमें बेसिकली स्पीड का इशू है। तो क्वेश्चन ये आया कि यार स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब जो नॉर्मल हमें स्टोरेज मिलती है, जो हम साटा इंटरफेस पे हमें ड्राइव मिलती है, उस ड्राइव में स्पीड को मेजर करने का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं आरपीएम, राउंड पर मिनट।
राउंड पर मिनट का मतलब ये है कि बेसिकली जो हार्ड ड्राइव आप लेके आते हो बाजार से परचेज करके, उस हार्ड डिस्क के अंदर छोटी छोटी डिस्कें लगी होती हैं। अगर आपने सीडी या डीवीडी कभी देखी हो तो उसी तरह की स्टील की डिस्कें होती हैं, स्टील की वट जो भी मटेरियल उन्होंने यूज किया है, मैं स्टील ऐसे कह रहा हूँ, लुक लाइक दैट। वो हार्ड डिस्कें, वो जो डिस्कें हैं अंदर हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती हैं, वो बहुत तेजी के साथ अंदर घूम रही होती हैं, और उनके घूमने की जो स्पीड होती है पर मिनट, वो होती है नॉर्मल केसेस में जो हार्ड ड्राइव हमें मिलती है 7200 आरपीएम की ड्राइव हमें मिलती है। अब 7200 का क्या मतलब है कि 7200 आरपीएम की स्पीड से उसने डेटा रीड और राइट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 7200 की आरपीएम की हार्ड ड्राइव आपने अपने लैपटॉप में लगा ली, आप उसे यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यू आर अ सिंगल यूजर जो एक फाइल को हार्ड डिस्क में सक्सेस करते हो। तो कभी आपने नोटिस किया होगा बैक टू 5 इयर्स और 10 इयर्स ओल्ड बैक, तो आप सिस्टम आपका स्मूथ है, रैम आपकी स्मूथ है, प्रोसेसर का कोई इशू नहीं है, आपने 10 फाइलें ओपन कर ली, सिस्टम बैठ जाता था। या आपने कोई 500 MB की फाइल कट्ठी चला दी, इशू आ जाता था। उस टाइम HD मूवीज आना नई नई शुरू हुई थी, 4 या 5 GB की फाइल चला दी, इशू आता था। वाई? रीजन इज दैट कि आपकी जो हार्ड डिस्क थी उसकी रीडिंग की और राइटिंग की स्पीड इतनी कम थी कि जब डेटा आप ओपन करते थे तो रीड करते हुए सरफेस से जो उसका मीडिया है हार्ड डिस्क का, बहुत टाइम लगता था। तो चलो यार ठीक है, आपने हार्ड डिस्क लगाई, आपके पास एक यूजर है, वो हार्ड फाइल ओपन करता है, लेट्स से कि वो 10 GB की एक फाइल है, कोई मूवी है लेट्स से, आपने उसे ओपन किया। इवन कि आप एलईडी पे भी कोई यूएसबी लगाओ और यूएसबी लगा के प्ले करो तो समटाइम वो टाइम लेती है, डिले गैप आता है बीच में। क्यों आता है वो प्रॉब्लम? स्पीड, रीडिंग स्पीड कम है। तो एक यूजर के लिए तो इनफ है, अगर वही हार्ड डिस्क आप दो यूजर को दे दोगे तो फिर जाहिर है कि अगर एक यूजर उसको 1 मिनट में खोल रहा है, उसी फाइल को दो यूजर इकट्ठे खोलेंगे तो 2 मिनट लगेंगे, 10 यूजर खोलेंगे तो 20 मिनट लगेंगे, और ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपने 2000 यूजर के लिए हार्ड डिस्क रख दी है कि ये सारे यूजर इस हार्ड डिस्क से डाटा एक्सेस किया करेंगे, तो यूजर तो सारे कंप्लेन करेंगे, भाई हमें क्या फायदा हुआ सेंट्रल लोकेशन पे डाटा रखने का जब हमें स्पीड ही नहीं मिल रही। इससे तो अच्छा था हम अपने सिस्टम पे ही काम कर लेते। और आप हैं सिस्टम इंजीनियर, तो सिस्टम इंजीनियर के साथ साथ आप स्टोरेज इंजीनियर भी हैं, एज्यूम किया आपने। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने स्पीड को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो जो लोग काम कर रहे थे, जाहिर है इंडस्ट्री की डिमांड तेजी के साथ इंक्रीज हो रही थी, तो काम करते करते साइंसदानों ने एक सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम हार्ड डिस्क की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, बाय द वे लैपटॉप में जो ड्राइव होती थी ना, साटा ड्राइव, वो 5400 आरपीएम की होती थी। तो अक्सर लोग ये कंप्लेन करते थे कि यार लैपटॉप पे हार्ड डिस्क की स्पीड कम आती है लेकिन डेटा रीड राइट की, लेकिन डेस्कटॉप पे ज्यादा आती है। तो डेस्कटॉप की जो ड्राइव होती है नॉर्मली 7200 आरपीएम की होती है। तो साइंसदानों ने इस पे काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम एक हार्ड डिस्क निकालते हैं इसी इंटरफेस पे और इसकी स्पीड बढ़ा के 10K कर देते हैं आरपीएम। लेकिन बात नहीं बनी, प्रॉब्लम। अब आपने 7200 की बजाय आरपीएम 10K आरपीएम की हार्ड डिस्क लगा दी, यूजर थोड़ा सा इजी फील करेगा, बट उसे प्रॉब्लम है। फिर मार्केट में 15K की भी आरपीएम की ड्राइव आ गई, जिसे हम क्या कहते थे, 10K की जब हम बात करते हैं तो सैस ड्राइव का नाम आपने सुना होगा, जो सर्वर्स में नॉर्मली लगती हैं, सैस। और इसकी स्पीड को बढ़ा के कहाँ तक पहुंचा दिया गया, लेट से 25K तक पहुंचा दिया गया इसे। तो यहाँ पे यूजर इजी हुआ, लेकिन जाहिर है यार आपका इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, वहां पे हर रोज लोग आ रहे हैं, और हर रोज वो जो लोग आ रहे हैं उनको एक्सेस भी चाहिए। अगर आज आपने 20 फाइलें वहां पे रखी थी तो हो सकता है कल को वहां पे 40 फाइलें रखी हों। तो 25 के आरपीएम आपने स्पीड तो बढ़ाई, तो आपके 10 यूजर भी बढ़ गए, आपकी 40 फाइलें भी बढ़ गई, आप फिर भी प्रॉब्लम में रहे। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है।
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कुछ इंजीनियर्स ने दिमाग लड़ाया और उन्होंने सोचा कि यार एक सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। उन्होंने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम जो 10 टीबी की ड्राइव लगा रहे हैं, हम 10 टीबी की ड्राइव ना लगाएं, हम लगाएं मिसाल के तौर पे 1 टीबी की ड्राइव। और 1 टीबी की ड्राइव की लेट से 25 के स्पीड है और हमें 10 टेराबाइट की स्पीड चाहिए, अ, यानी कि 25 इंटू 10 जो स्पीड बनेगी, वो अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम क्या करते हैं, 10 हार्ड डिस्कें लगा देते हैं, 10 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में 1 टीबी की। अब प्रॉब्लम कि आपने कहा ठीक है ज़बरदस्त हो गया, आपने 1 इंटू 10 मल्टीपल हार्ड ड्राइव की और 10 टीबी आपके पास स्पेस आ गई, लेट से 100 टीबी भी लेट से अगर आपके पास आ गई, या आपने कहा कि 1 हाँ 10 कर लिया आपने ऐड। अब आपके पास स्टोरेज भी उतनी है जो आपके रिक्वायर्ड थी जितनी पहले आप यूज़ कर रहे थे एक हार्ड डिस्क से, अब आपने 10 लगा के हार्ड डिस्क में स्पीड वही गेन कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर हार्ड डिस्क के ऊपर आप पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे, फिर उस पार्टीशन पे फाइल सिस्टम राइट करेंगे, फिर उस एक शेयर फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, लेट्स से आपने आईटी का क्रिएट कर दिया, एक शेयर फ़ोल्डर आपने कहा कि ये मेरा एचआर का है या डेवलपर टीम का है। आपका इश्यू काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हुआ, बट अब यहाँ पे मैनेजमेंट बढ़ गई कि यार कभी किसी फाइल आप ड्राइव पे आईटी का डाटा रखते फिर रहे हो, कभी किसी का डाटा रखते फिर रहे हो, कभी तो प्रॉब्लम तो सॉल्व ना हुआ। प्रॉब्लम तो फिर वही सेंट्रलाइज़्ड मैनेजमेंट ना रही, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट बढ़ गई, मैनेजमेंट कम रही, सॉल्यूशन नहीं मिला। तो फिर साइंसदानों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, और सॉल्यूशन है एक। और सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि ये जो 1 इंटू 10 है, इसको मर्ज करते हैं हम। यानी कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्कें अलहदा से लगें, यानी कि 1 टेराबाइट की 10 हार्ड डिस्कें लगें। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जाएँ तो हमें हार्ड डिस्क वहाँ पे 10 टेराबाइट की एक ही नज़र आए। सबकी स्टोरेज कंबाइन हो जाए, मिल जाए, मर्ज हो जाए आपस में। तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं था, आप जितनी हार्ड डिस्कें लगाओगे उतनी ही हार्ड डिस्कें आपको शो होती हैं। जब इंस्टॉलेशन करने जाते हो वो कहता है हार्ड डिस्क ना 0 1 2 3 4 5, और जिस पे हार्ड डिस्क पे आप न्यू पार्टीशन करोगे, एक हार्ड डिस्क की एक पार्टीशन बन जाएगी, दूसरी की दूसरी बन जाएगी, तीसरी की तीसरी बन जाएगी। तो सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन उन्होंने निकाला, यार हम एक काम करते हैं। जब सोल्यूशन निकाला तो सोल्यूशन निकाला कि यार हम एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई जिसका नाम है रेड, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड ये करता है कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव को ग्रुप करके एक कर देता है। ये सोल्यूशन निकल आया जी। अब जब ग्रुप करके एक किया तो 25,000 जब स्पीड मिली एक हार्ड डिस्क की, और इंटू 10 करें तो स्पीड तो बहुत ज्यादा बन गई, और ग्रुपिंग भी हो गई रेड की मदद से कि ग्रुप कर लिया जाए। तो रेड क्या है? रेड का उन्होंने कहा कि यार एक हम आपको फैसिलिटी देंगे हार्डवेयर लेवल पे, जिसको हम हार्डवेयर बेस्ड रेड कहते हैं। तो हुआ क्या कि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क बजाय के डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती, मदरबोर्ड के साथ एडिशनल कंपोनेंट लगाया गया जिसे हम रेड कार्ड कहते हैं। रेड कार्ड में की कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ इस तरीके से की कि जब हम फ्रंट साइड से हार्ड डिस्क के सिस्टम में या सर्वर में इंस्टॉल करते हैं तो मशीन परचेज करने से पहले बताते हैं कि हमें कितनी बेस का या कितनी चेसिस का सिस्टम चाहिए। लेट्स हमें 8 ड्राइव वाला चाहिए, हमें 16 वाला चाहिए, हमें 20 वाला चाहिए, जिसके अंदर 20 हार्ड डिस्क लग सके। तो वो जो 20 की 20 हार्ड डिस्क जब लग जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनके पीछे जो केबल लगी होगी वो एक रेड कार्ड में लगी होगी, रेड कार्ड आपके मेन बोर्ड के अंदर लगा होगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लैपटॉप में जो डेस्कटॉप सिस्टम होते हैं इसके अंदर हम हार्ड डिस्क को डायरेक्टली बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं खुद से।
बट जो सर्वर मशीनें होती हैं जो नॉर्मली बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में या मीडियम साइज के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होती हैं, उनमें हार्ड डिस्कों को मैनेज करने के लिए डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं लगाया जाता, बल्कि किसी कार्ड में लगाया जाता है, और वो रेड कार्ड होता है। रेड कार्ड क्या करेगा, आपके हार्ड डिस्कों को मर्ज करके एक कैपेसिटी शो करवा देगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉजिकल डिवीजन आपकी रेड कार्ड के लेवल पे होगी, यानी कि हार्डवेयर लेवल पे। मिसाल के तौर पे आपके पास 500 GB की, जैसे मेरे पास 600 GB की 8 ड्राइव है मेरे एक सर्वर में। तो 600 × 8, ये 4800 GB बनेगा तकरीबन। तो इतना जीबी मेरे पास इकट्ठा आ गया। अब जब मैं ओएस की इंस्टॉलेशन करने जाऊंगा, तो मुझे 600 जीबी की हार्ड डिस्क शो नहीं होंगी, बल्कि 4800 GB शो होगा, यानी कि 4.8 TB मुझे वहां पे एक ही स्पेस नजर आएगी। मुझे लगेगा कि कंप्यूटर के अंदर एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है, हालांकि पीछे 8 हार्ड डिस्कें लगी होंगी, जिनकी हर हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी होगी, 600। और लेट्स अज्यूम कि मैंने ये अज्यूम किया कि हर हार्ड डिस्क की स्पीड 25K है, तो इनटू 8 अगर आप करें, तो लेट्स से 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये तकरीबन को 2 लाख के करीब कहीं बनती है, या 20 लाख के करीब बनती है वैल्यू। तो अब आपको इतने आरपीएम की स्पीड मिलेगी। तो सोचें कि आपके यूजर तो छलांगे लगाएंगे कि यार इतनी स्पीड, इतनी तो हमारे अपने लैपटॉप पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि आप अपने लैपटॉप पे तो 7200 पे या 25K पे करोगे, डेस्कटॉप के हार्ड ड्राइव ऐसे आती है 7200 से ऊपर आती नहीं है। तो सैश ड्राइव आती है 25,000 तक। तो इतनी तेज स्पीड आपको मिल गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि आपने 48 4.8 TB समझ के जब आप इंस्टॉलेशन करने लगे, जैसे विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लेते, आपने एक सी ड्राइव बना दी और एक आपने डी ड्राइव बना दी, जिसमें आपने कहा कि मेरा फाइल सर्वर का डेटा पड़ा होगा। और फाइल सर्वर का डेटा यहाँ डी ड्राइव से आपने एक ही फोल्डर शेयर कर दिया सारे यूजर के साथ। यूजर हैप्पी हैं, और उनको पता भी नहीं है कि उनका डेटा जो है पीछे मुख्तलिफ हार्ड डिस्कों पे राइट हो रहा है। वो तो ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सामने एक डी ड्राइव आ रही है और वहाँ पे हम डेटा रखे जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन हार्ड डिस्कों में से कोई भी एक हार्ड डिस्क फेल होगी, खराब होगी, तो फिर क्या? यूजर तो यही समझ रहा कि मैं डी ड्राइव में डाटा रख रहा हूँ। और जो ओएस इंजीनियर है, हार्डवेयर नहीं, ओएस इंजीनियर, आपको पता है बड़ी कंपनीज में हार्डवेयर का बंदा भी अलग से होता है, जो आपको हार्डवेयर सेट करके दे देता है कि भाई आप इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लो। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला बंदा है, उसे नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर, फिजिकल कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्कें कितनी लगी हैं। वो तो ये देखेगा कि अच्छा मुझे कितनी शो हो रही है, 4800 GB नजर आ रही है, तो इसका मतलब है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टोटल इतनी है। उसके जहन में भी ये ख्याल नहीं है कि ये तो मुख्तलिफ हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं। तो अगर एक भी हार्ड डिस्क फेल होगी तो फिर क्या करें? तो फिर आपका सारा डेटा लॉस। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से हार्ड ड्राइव पे कौन सा डेटा राइट था? आप उसे रिकवर कैसे करेंगे? तो रेड वालों ने फिर एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा यार एक काम करो, हम आपको फैसिलिटी तो दे रहे हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की, लेकिन हमने कुछ लेवल सेट कर दिए, तो आप कोई एक लेवल चूज कर लो जहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, आप सेट कर लेना। अब ये प्योर हार्डवेयर इंजीनियर का काम है, लेकिन एज एन स्टोरेज इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। तो रेड वालों ने कहा, जिन लोगों ने भी ये बनाया, ये टेक्नोलॉजी बनाई, उन्होंने कहा यार हमारे ना मुख्तलिफ लेवल है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा लेवल 0 है हमारा एक। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक और भी लेवल है, लेवल 1। फिर उन्होंने कहा कि हमारा एक और भी लेवल है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6,
लेवल 7 और लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10। ये लेवल 10 नहीं होगा, 10 कहना है उसको गलत है। लेवल 1 और 0 कहेंगे, क्योंकि लेवल 10 आया ही नहीं, इसलिए मैंने बीच में स्पेस डाल दी, 1 स्पेस 0। उसने कहा कि जब आप फिजिकल हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा देंगे, तो बायोस में जाके एक सेटिंग चेंज कर लेना। जो कार्ड आपने रेड कार्ड लगाया है उसकी एक छोटी सी, जिस तरह कंप्यूटर की बायोस उसकी भी बायोस होती हैं, वहां पे जाके तुम बता देना कि तुम इन हार्ड डिस्कों को ग्रुप किस तरह करना चाहते हो, ग्रुप का लेवल क्या सेट करना है। ग्रुप तो तुम बना रहे हो, ग्रुप बन भी जाएगा, लेकिन मर्ज करने के लिए हमारे मुख्तलिफ लेवल्स हैं। आप बताओ कौन सा लेवल सेट करना है। तो लेवल 0 का क्या मतलब होता है? लेवल 0 का मतलब ये होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, अ, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, अभी याद करता हूँ। लेवल 0 पे वो कहता है कि आपको मिलेगी स्ट्रिपिंग। लेवल डेटा स्ट्राइपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कोई डेटा हार्ड डिस्क 1 में होगा, कोई डेटा हार्ड डिस्क 2 में होगा, कोई डेटा हार्ड डिस्क 3 में होगा। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि जब आपका डेटा रीड होगा और डेटा, क्योंकि आपकी एक फाइल का कुछ पार्ट एक हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, कुछ दूसरे में पड़ा हुआ है, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ पांचवें में, एंड सो ऑन। तो जब डेटा कोई उस फाइल को बंदा खोलेगा, तो खोलते हुए किसी एक हार्ड डिस्क से रीड नहीं होना उसने, वो सारी हार्ड डिस्क को रीड होगी जहां जहां पे उसकी कॉपी पड़ी होगी या उसका पार्ट पड़ा होगा। तो स्ट्रिप कर दिया उसने, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क पे फेल हो गई और जहां पे उस आपकी फाइल का कोई पार्ट पड़ा हुआ है, तो फिर आपकी पूरी फाइल जाया। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि यार अगर आप, एक और भी हमारे पास लेवल है, अगर आप वो लेवल सेट कर लें तो वो भी जबरदस्त है। वो उन्होंने कहा कि हम दूसरा देते हैं मिरर का, कि जो हार्ड डिस्क ए पे लिखा जा रहा है वही हार्ड डिस्क बी पे भी हो। तो मिरर देखें, मिरर के सामने खड़ा हो तो आपको ही दिखा देता है उसमें सामने से, यानी कि आपकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। कहा ओके जी, जबरदस्त, मिरर कर देते हैं। लेकिन मिरर मसला क्या है कि अगर आपकी 5 हार्ड डिस्कें हैं, 10 हार्ड डिस्कें हैं, तो आपको 10 में से 5 नजर आएंगी, क्योंकि 5 आपकी बैकअप पे चली जाएंगी, मिरर हो रही होंगी। तो जबरदस्त हुआ जी। लेकिन मिरर करते हुए स्ट्रिपिंग नहीं है, फिर फायदा क्या है उसका? वो तो एक एक हार्ड डिस्क का रेप्लिका दूसरी हार्ड डिस्क पे पड़ा होगा, आपको स्पीड तो मिलेगी नहीं, आप तो वहीं पे 0 पे आ गए। दूसरे लेवल पे काम करते रहे, कोई कामयाबी नहीं मिली। तीसरे लेवल पे काम करते रहे, कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर फोर्थ लेवल पे काम करते रहे, कोई कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पे साइंसदानों को पता चला कि यार एक काम करते हैं, अगर हम एक हार्ड डिस्क का सारा डेटा समराइज करके किसी एक फाइल को बता दें, यार इसमें सारा डेटा पड़ा है और उसकी समरी ये है। जैसे हम सारी किताब पढ़ते हैं और फिर समरी होती है एंड पे, कि सारी किताब का खुलासा बताओ क्या है। या किसी एक चैप्टर को पढ़ते हैं, एंड पे समरी होती है उसकी। या हम कहते हैं इस बंदे के बारे में 5 लाइनों में डिफाइन करो ये बंदा क्या चीज़ है, तो हमने बताना है। तो साइंसदानों ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, सारी हार्ड डिस्कों की इंफॉर्मेशन की एक फाइल बनाते हैं और वो हर एक डिस्क में कॉपी कर देते हैं। तो अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो दूसरी हार्ड डिस्क को पता हो कि इसके अंदर डेटा कौन सा था। और एक हार्ड डिस्क को मास्टर हार्ड डिस्क बना देते हैं कि ये है सारी, इसको सबका पता है। और दूसरे हार्ड डिस्कों को स्लेव बना देते हैं कि दूसरी हार्ड डिस्कों को भी पता होगा, लेकिन जो मास्टर हार्ड डिस्क अगर किसी वजह डेड होगी, खराब ही हो गई है,
तो बाकी जो हार्ड डिस्क बच जाएंगी वो कोई एक अपने आप को मास्टर डिक्लेयर कर लेगी खुद ही। अब ये सारा कुछ कौन करेगा? रेड का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसे रेड कंट्रोलर भी बोलते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ करने के लिए ये 3 और 4 पे तो नाकाम रहे और इन्होंने ये काम कर लिया रेड 5 पे जाके। अब यहाँ पे स्ट्रिपिंग के साथ इन्होंने कहा प्लस कर लिया पेरिटी को। अब ये पेरिटी वो डेटाबेस है या वो समरी है जो हर हार्ड डिस्क दूसरी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन रखेगी, लेकिन कितनी रखेंगी? एक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रुप 5 सेट करते हो, यानी कि ग्रुप पे आपके पास 10 हार्ड डिस्क हैं और आपने कहा कि यार मैं जो मर्जिंग करना चाहता हूँ वो लेवल 5 के थ्रू करना चाहता हूँ या रेड 5 के, समटाइम इसे रेड के लेवल कहते हैं, समटाइम रेड डायरेक्ट कहते हैं। रेड कौन सा कन्फिगर किया है जी? 5 कन्फिगर किया है। तो इसने कहा कि यार अगर आपके पास 10 हार्ड डिस्क हैं, 10 फिजिकल ड्राइव्स हैं, 8 ड्राइव्स हैं, तो एक हार्ड ड्राइव उनमें से गायब हो जाएगी, वो बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन रखेगी मास्टर ड्राइव के तौर पे। आप मार्केट जाओ, वो हार्ड डिस्क निकालो, मार्केट से परचेज करके उसी लेवल उसी कैपेसिटी की दूसरी हार्ड डिस्क लगा दो, उसी सीरियल नंबर के साथ या उसी वेंडर की सीरियल के साथ, तो आपका काम चल जाएगा, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। बट इन सम केसेस अगर आपकी 2 हार्ड डिस्कें खराब होगी तो क्या करेंगे? फिर सब कुछ लॉस। एंड आई बेयर्ड इट पर्सनली 2 टाइम्स। खैर उसकी रिकवरी हो गई थी, वो एक अलग कहानी है, बट 2 से 3 दिन मुझे लगे। तो फिर लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा मसला है। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम 2 हार्ड डिस्कों को मास्टर डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर रेड 6 की कहानी आई। अब आपके पास 2 हार्ड डिस्क हैं बैकअप में, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा तो नहीं हो सकता सारी डिस्कें एक दफा खराब हो जाएं। बहुत रेयर होता है कि एक खराब हो, और उससे भी बहुत रेयर होता है कि 2 हार्ड डिस्कें खराब हो आपकी। अब क्या हुआ कि 8 हार्ड डिस्कों में से जब आप मर्ज करोगे तो 6 की कैपेसिटी यूजर को नजर आएगी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो इंजीनियर है उसको, और 2 गायब हो जाएंगे उसके लिए। तो 4.8 टीबी की बजाय से 4.3 पॉइंट समथिंग जीबी से नजर आएगा, क्योंकि 16 जो लेट्स से कि अगर 8 टीबी की एक हार्ड डिस्क है तो इतनी कम हो जाएगी 2 हार्ड डिस्कों की स्पेस, वो गुम हो जाएगी हार्ड डिस्क ग्रुप में कहीं। फिर 7 पे भी काम किया, नहीं बात बनी। 8 पे भी काम किया, नहीं बात बनी। और 9 पे भी काम किया, बात नहीं बनी। तो यहाँ पे रेड 5 पे आपको स्ट्रिपिंग भी मिल रही है प्लस पेरिटी मिल रही है, तो बैकअप भी है और स्पीड भी मैक्सिमम है, तो लोग इसे बहुत अरसा तक यूज करते रहे। फिर जब रेड 6 पे लोगों ने काम करना शुरू किया तो लोगों ने इसको भी यूज करना शुरू कर दिया। जैसे मैं अभी अपने पास एक सर्वर पे ये वाला यूज कर रहा हूँ। अब जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, उसे स्टोरेज का मसला ही नहीं था कि वो जितनी मर्जी हार्ड डिस्कें लगा ले, उसे इशू नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपने एक हार्ड डिस्क परचेज करनी है। अब जो 10 टेराबाइट की सर्विलेंस ड्राइव तकरीबन 60,000 की होगी ये इस टाइम, तो इतनी बड़ी प्राइस कौन बेयर करे? तो उसके लिए सोल्यूशन ये निकाला कि यार अगर कोई बंदा प्राइस बेयर कर सकता है कि उसे मैक्सिमम बैकअप चाहिए और मैक्सिमम उसे स्पीड चाहिए, तो वो 1 और 0 को मिक्सअप कर ले, कि 0 में तो आपको स्ट्रिपिंग मिलेगी, 1 में आपको मिररिंग मिलेगी। तो अगर आपके 10 हार्ड डिस्कों में से 5 ही खराब हो जाती हैं एकदम से, तो 5 फिर भी आपकी चल रही होंगी, आपको कुछ लॉस नहीं होगा। तो इसलिए रेड 1 0 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? 1 और 0 पे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल पे, यानी कि अभी आपका कंप्यूटर आपने बाजार से परचेज किया, उसके साथ 10 ड्राइव्स या जितनी भी आपकी कंपनी की स्टोरेज की टोटल रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपने ड्राइव्स परचेज कर ली, वो कंप्यूटर में लगा दी, हार्डवेयर इंजीनियर ने कंप्यूटर में लगा के रेड कॉन्फ़िगर करके आपको दे दिया कि लो जी अब आप इसमें ओएस इंस्टॉल करो। जब आप ओएस इंस्टॉल करने बैठे तो आपके सामने एक ही हार्ड डिस्क नजर आई, जो कि नजर आई आपको लेट से 3.6 टीबी की, और उस पे आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो। तो जब हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, तो फिजिकल हार्ड डिस्क हैं तो 8 हैं या 10 हैं, उनका जो ग्रुप बनाया तो हमने पहला लॉजिकल काम कर लिया वहां पे।
यानी कि पहली लॉजिकल वर्किंग हो चुकी है, आपने फिजिकल को लॉजिकल में कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा काम, जब आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर को, सिस्टम एडमिन को कंप्यूटर दे दिया या सर्वर दे दिया, वो क्या करेगा, उस पर पार्टीशन क्रिएट करेगा और पार्टीशन क्रिएट करके उस पर फाइल सिस्टम राइट करेगा कोई ना कोई। तो दूसरी डिवीजन जो लॉजिकल डिवीजन वो यहाँ पे हो चुकी है कि पहले यहाँ पे ग्रुप बना, फिर उस ग्रुप के अंदर पार्टीशंस बन गई, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की बात है। तो पहला हार्डवेयर का लेवल, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का लेवल। अब आपके पास लेट से लिनक्स आपने इंस्टॉल कर ली, और लिनक्स के बाद आपके जहन में ख्याल आया कि यार अगर मेरी एक पार्टीशन ही खराब हो जाए तो मेरे पास दूसरी पार्टीशन अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि अब आप हार्डवेयर लेवल पे बैकअप का नहीं सोच रहे हैं, अब आप ओएस लेवल पे बैकअप का सोच रहे हैं। तो क्या करें? तो जिन लोगों ने रेड बनाया था उन्होंने कहा यार अगर किसी बंदे के पास रेड टेक्नोलॉजी है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, या लेट से उसके पास है भी और ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर को नहीं पता कि इसके पीछे रेड कॉन्फ़िगर है, उसे तो टोटल स्पेस मिली है ओएस इंस्टॉल करते हुए, तो सॉफ्टवेयर रेड भी बना सकता है वो। एमडीएम के नाम से शायद ये एक टूल है इसका, जो सॉफ्टवेयर रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगेन सारे लेवल यही है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया तो फिर क्या करेंगे? तो आप डिपेंडेंसी नहीं चाहते ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप चाहते हो कि मैंने इस लेवल पे कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन कुछ लोग इस लेवल पे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे भी लेट से आपने रेड 10 कॉन्फ़िगर कर लिया। रेड 10 कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने इस सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाई, और वर्चुअल मशीन बना के किसी और को दे दी कि यार तुम इसे यूज करो अपने कामों के लिए। वो लेट से वो भी कोई सिस्टम इंजीनियर है, और उसने कहा कि यार मैं अब इस पे क्या करूंगा, एलवीएम कॉन्फ़िगर करूंगा। अब एलवीएम क्या है? ये भी लॉजिकल ग्रुपिंग अगेन। यानी कि आपके पहले फिजिकल पार्टीशन बनेगी, ये वाली पार्टीशन, उस पार्टीशन को आप अगेन एक ग्रुप में ग्रुप कर लोगे, ग्रुपिंग कर लोगे स्टोरेज की, मुख्तलिफ हार्ड डिस्कों के मुख्तलिफ पार्टीशन की। उस ग्रुप में से फिर आपके एलवीएम्स बनेंगे। अब जो एलवीएम बना लिए उस पर आपने कोई ओएस इंस्टॉल कर दिया, लेट से आपने किसी और यूजर को दे दिया, वो फिर उसमें अपने एलवीएम क्रिएट करेगा। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जिस लेवल पे जिस स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हो उसके पीछे कहीं जाके कहीं फिजिकल स्टोरेज चल रही है। तो स्टोरेज पे काम करना इट्स सेल्फ एक पूरी जॉब है। इट्स नॉट ऑल अबाउट टू क्रिएट जस्ट सम पार्टीशंस या राइटिंग सम फाइल सिस्टम ऑन द पार्टीशन। इट्स अ टोटली अ सेपरेट साइंस जिसको आपने सीखना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगेन आ जाता है कि यार हम क्यों बात करते हैं सैन की? देन सैन इज नथिंग। ये हमारी सोच है कि सैन इज समथिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज, नथिंग। सैन में जो ड्राइव लगी होती है दैट इज स्पेशली डिजाइन टू रन 24/7। हमारी जो नॉर्मल डेस्कटॉप ड्राइव होती है ना, ये 24/7 चलने के लिए नहीं होती, ये होती 4 5 10 घंटे के लिए चलने के लिए। तो ऐसी ड्राइव को जब कंप्यूटर में लगा के या सर्वर में लगा के आप उसको 6 6 महीने तक बंद नहीं करेंगे तो अचानक क्या होगा? दैट विल डाउन समडे। ये बार बार वो बंद होगी। तो यू हैव टू परचेज स्पेसिफिक स्टोरेज जो ऐसे काम के लिए डिजाइन की गई है जिसमें 24/7 चलना है। नंबर वन। नंबर टू, कि जैसे हम एक बात करते हैं कंप्रेशन की, अभी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे भी, हमारा स्टोरेज में एक टॉपिक भी है कंप्रेशन का। एक क्वेश्चन भी पेपर में आएगा कंप्रेशन के हवाले से, आपने उसको परफॉर्म भी करना है पेपर में। तो सैन क्या है? सैन कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क लगाने की स्पेस है। आपने वो स्टोरेज लगा दी, उसको उसके अंदर भी फिर आपने क्या किया, आपने रेड कॉन्फ़िगर किया। रेड कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने सैन का ओएस इंस्टॉल किया, सैन ओएस।
जैसे एचपी के आप सैन लेंगे तो उसका एचपी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। भाई आप मोबाइल डिवाइस लेते हो ना, मोबाइल पे एंड्रॉयड इंस्टॉल है, किसी के पास मैक ओएस इंस्टॉल है, किसी के पास जनाब एप्पल का आईओएस इंस्टॉल है, किसी के पास विंडोज इंस्टॉल है। तो जो स्टोरेज का कंप्यूटर है उसके ऊपर स्टोरेज का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे हम विंडोज यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, स्टोरेज वालों ने अपने लिए स्टोरेज का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल क्या है, आइसकाजी, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क कार्ड्स को बाइंड करते हैं। अभी फाइबर चैनल्स की बातें क्या हैं, वो अलग है। बट थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज अ सैन, यार कुछ भी नहीं है। एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर पे स्टोरेज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और उस स्टोरेज के ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क के बहुत सारे प्रोटोकॉल इनेबल्ड हैं जो नॉर्मल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते। यानी कि स्टोरेज के जो प्रोटोकॉल हैं, जिस तरह हमारे नेटवर्क के प्रोटोकॉल होते हैं, स्टोरेज के प्रोटोकॉल हैं। एनएफएस क्या है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। एसएमबी क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। एक विन बाइंड के नाम से होता है। तो खैर ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। बात हम कर रहे थे कि सैन, तो अब समझो कि आपने एक सैन परचेज की, तो सैन के ऊपर पहला रेड कॉन्फ़िगर हुआ, लॉजिकल ग्रुपिंग हो गई, उसे आपने अपने कंप्यूटर के साथ हुकअप कर लिया किसी तरीके से, और आपने उस पर लेट से VMware इंस्टॉल कर दी, ESXi। फिर आपने उस पर वर्चुअल मशीनें बनाई, वर्चुअल मशीन की अपनी एक डिस्क बनी, जो कि एक्चुअली एक फाइल होगी, और उस फाइल के अंदर फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो उसकी भी पार्टीशंस होंगी। उसके ऊपर आपने फिर क्या कर लिया, LVM कॉन्फ़िगर कर लिया, LVM के अंदर आपने कोई नया OS इंस्टॉल कर दिया, कोई नई वर्चुअल मशीन बना दी। तो अब हम जब बात करते हैं कि यार मैंने AWS क्लाउड पे काम करना है, मैंने Azure क्लाउड पे करना है, क्या काम है वहाँ पे? वहाँ पे जो आपको स्टोरेज मिलती है वो भी तो ऐसे ही आती है कहीं से, घूम फिर के आपके सामने। आपने बस उसी को मैनेज करना है। अब उस लेवल पे, किस लेयर पे जाके आपको स्टोरेज मिल रही है, उस लेयर के फिर अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एवरीवेयर व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग अ लॉजिकल वर्किंग। कहीं पे कोई वर्किंग है, कहीं पे कोई वर्किंग है। तो ये तो था एक थोड़ा सा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं कि यार हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हम 10 TB की ड्राइव लगाएंगे, एक हार्ड डिस्क लगाएंगे। बट आपने 10 TB की हार्ड डिस्क लगाई, कंप्यूटर ने कहा सॉरी मैं इस हार्ड डिस्क को 10 TB को रीड ही नहीं करता, मैं तो मैक्सिमम एक हार्ड ड्राइव जो 2 TB की होगी उसे रीड कर सकता हूँ, इससे तो ऊपर मुझे हार्ड डिस्क समझ ही नहीं आती। अब ये एक प्रॉब्लम है कि यार ठीक है, हमने ये सारा रेड बना लिया, सारा कुछ कर लिया, तो फिर आपने एक हाल सोचा कि अच्छा ठीक है यार, मुझे क्या जरूरत है कि मैं 4 TB की या 5 TB के 10 TB के हार्ड डिस्क परचेज करूँ। मैं 1 1 TB के हार्ड डिस्क परचेज कर लेता हूँ। आप अपने लैपटॉप में 2 TB से ऊपर हार्ड ड्राइव लगाए ना, चलती नहीं है। कभी आपने देखी किसी लैपटॉप में हार्ड डिस्क 2 TB से ऊपर लगी हो? अगर दो हार्ड डिस्कें भी लगी हैं तो 2 TB से कम ही होंगी, यानी कि कोई हो सकता है 500 GB की हो, कोई 1 TB की हो, 1.5 TB की हो, होगी ऐसे इसी कैपेसिटी की। बट एक हार्ड डिस्क 4 TB की नहीं होगी। नॉर्मली आपको 1 TB या 1.5 TB या 500 GB की मिलती है। तो व्हाट्स द रीजन कि एक लैपटॉप में 2 TB से ऊपर हार्ड डिस्क नहीं होती? तो एक सिस्टम में एक हार्ड डिस्क का जो साइज है वो 2 TB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब हम रेड भी कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में जो रेड में भी हार्ड डिस्कें लगाते हैं, उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी रखते हैं वो 2 TB रखते हैं, उससे ऊपर नहीं रखते, क्योंकि उसको सिस्टम रीड नहीं करता। अच्छा क्यों नहीं रीड करता, ये भी हमने डिस्कस करना है अभी। उसे रीड करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? तो प्रैक्टिकल सोचें आज जरा जाके कभी, कि आपके डेस्कटॉप सिस्टम में क्या कोई 2 TB से ऊपर हार्ड डिस्क लगी हुई है? क्या आपके लैपटॉप में कोई 2 TB से ऊपर हार्ड डिस्क है? तो जवाब मिलेगा नहीं है। आपके कंपनी में सर्वर्स पड़े होंगे तो आप सर्वर्स में देखेंगे
हर हार्ड डिस्क की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी वो 2 टेराबाइट से नीचे होगी, जबकि मार्केट में तो 10 टीबी की भी हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है। तो व्हाट्स द रीजन कि आपका सिस्टम उस 2 टेराबाइट से ऊपर की उसके साइज को एक्सेप्ट नहीं करता? रीजन इज दैट कि हम पढ़ रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है RHEL 8, या अब 9 आ गया तो हम 9 को पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसने पूरे हार्डवेयर इंफ्रा को मैनेज करना है उस सिस्टम के जिस पे आपने ये इंस्टॉल किया है। तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने या रेड हैट ने या उबंटू ने या डेबियन ने या जितने भी जैसे मैक है, एप्पल ने ओएस बनाए हैं, इन्होंने तो बनाए हैं हमारी फैसिलिटी के लिए, एंड यूजर के लिए। तो जो कंपनियां हार्डवेयर बनाती हैं उन्होंने भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए होंगे। तो उन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं, हार्डवेयर लेवल पे। यानी कि अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं होगा। ये ऐसे ही आप MS ऑफिस इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज नहीं है तो आप क्या डायरेक्टली यूएसबी लगा के कर देंगे? नहीं होगा। पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो लिनक्स है चाहे विंडोज है। तो कंप्यूटर में भी क्या कहता है, कंप्यूटर कहता है यार पहले मेरे हार्डवेयर को समझने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए मुझे, वो नहीं है मेरे पास। वो इंस्टॉल करो तो मैं बात करूंगा फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। आप यूएसबी विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी बनाएं और चलाएं तो वो नहीं चलेगी। उसको चलाने के लिए पहले आपको बायोस में जाके बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरी यूएसबी बीए से बूट करो। आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा, F1 प्रेस करना पड़ सकता है, F9 प्रेस करना पड़ सकता है। एट लास्ट यू हैव टू टेल समथिंग टू दी सिस्टम कि भाई मेरी ये यूएसबी लगी है, इसे रीड करो। उस यूएसबी को किसने रीड करना है? उसको भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करना है। तो जो फर्स्ट इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के लिए बना, जो हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करे, हार्डवेयर की कम्बिनेशन करे, उसकी लॉजिकल ग्रुपिंग या वटेवर जो भी उसने करना करे, उसका नाम था बायोस। BIO, सॉरी मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो जैसे ही हम सिस्टम ऑन करते हैं वो काले शाले नंबर जो हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे अक्सर लिखा होता है F9 फॉर, F2 फॉर बायोस सेटअप, F1 फॉर हेल्प। HP में F1 से बायोस खुल जाती हैं, डेल में F2 से खुलती हैं, IBM में किसी और से खुलेंगी, F11 से आप बूट मेन्यू में चले जाएंगे। एफ लेट से आपने 8 किया है तो वो कहता है आपसे रेड कार्ड के कन्फिग्रेशन पे चला जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं बायोस। और ये इंस्टॉल कहाँ पे होता है, इसकी हार्ड डिस्क कहाँ पे? तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के ऊपर एक कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 1 से 2 MB का, और ये कंप्यूटर के बोर्ड के ऊपर रोम एक छोटा सा एक कंपोनेंट होता है जो कि बेसिकली स्टोरेज है। लेकिन इसके ऊपर आप डेटा राइट नहीं कर सकते, रीड ओनली होता है, जो है उसके अंदर वही फिक्स है। तो राइट करने के लिए भी जो हार्डवेयर वेंडर है जिसने वो सिस्टम बनाया है वो उनकी कोई अपनी टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो रीड कराते हैं या राइट करते हैं डेटा उसमें। तो पता ही चला कि बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है बायोस। और बायोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक लिमिटेशन है कि वो 2 TB से ऊपर के हार्ड डिस्क को अंडरस्टैंड ही नहीं करता, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या है ये। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपने नॉर्मली जितने भी सिस्टम्स देखे होंगे हमारे यहाँ पे, खासतौर पे पाकिस्तान में चल रहे हैं जो, अभी दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है लेकिन कहीं कहीं पाकिस्तान में भी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं।
बट इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें पड़ी हैं, जो आपका लैपटॉप हैं, जो आपके डेस्कटॉप सिस्टम्स में, उसमें आप 2 TB से ऊपर ड्राइव नहीं लगाते। लिमिटेशन क्या है कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर का, दैट इज बायोस, और बायोस की लिमिटेशन क्या है कि वो 2 TB से ऊपर के हार्ड डिस्क को रीड नहीं करता। अच्छा, क्यों रीड नहीं करता, ये भी एक रीजन है, ये भी हमने डिस्कस करना है कि क्यों रीड नहीं करता। उसे रीड कर लेना चाहिए। ओके जी। तो रीड करने के लिए प्रॉब्लम ये है, अगर हम हार्ड डिस्क को कभी खोलने की कोशिश करें, देखें हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करें, लेट मी शेयर समथिंग विद यू। ये मेरे पास मैंने पेंट खोला है। हार्ड डिस्क को जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, बहुत शार्प होती हैं। आप उंगली लगाओ तो उंगली कट भी सकती है, इतनी तेज होती हैं वो, तभी तो इतनी तेजी से घूमती हैं। उनके ऊपर डेटा राइट होता है। तो लेट से कि आपके पास ये एक प्लेट है या एक डिस्क है। ये डिस्क का एक इनर साइड होती है, यानी कि ऊपर वाली साइड, और एक बॉटम साइड होती है। दोनों साइड पे डेटा लिखा जाता है, इस पर राइट होता है। ये बहुत बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है, नजर नहीं आता कि यहाँ पे डेटा कहाँ पे राइट हो रहा है, लेकिन होता है। इस हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर ये होता है कि इस हार्ड डिस्क के ऊपर, बल्कि मैं इसको ऐसे कहूंगा अब, इस तरह से छोटे छोटे राउंड ट्रैक बने होते हैं। यानी कि ये एक ट्रैक है पूरा, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ये दूसरा ट्रैक है, फिर ये तीसरा ट्रैक है, फोर्थ ट्रैक है। तो जितनी बड़ी आप हार्ड डिस्क लेंगे, उसके ऊपर उतनी, उसमें उतनी ज्यादा ये डिस्कें होंगी, और हर डिस्क पे फिर इतने ही ये सेक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे। फिर ये जो सेक्टर हैं, सॉरी, ये जो ट्रैक हैं, इनकी भी फर्दर डिवीजन होती है। लेट से ये ऐसे होती है। तो ये जो राउंड है, इस राउंड को हम कहते हैं ट्रैक, या इसका दूसरा नाम एक और होता है सिलेंडर। और ये जो छोटे छोटे फिलअप हैं, लेट से मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ये इनको हम हर एक को हम कहते हैं सेक्टर। और ये जो हर सेक्टर है, इसका जो साइज है कंप्यूटर में, इस हार्ड डिस्क में 512 बाइट है। और इस हर सेक्टर का एक एड्रेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क में जो डेटा ब्लॉक है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे आप कहते हो ना, आपने आपने मिसाल के तौर पे 2 GB की मूवी रखी है एक, तो 2 GB की मूवी को अब आप डिवाइड कर लो 512 बाइट के साथ, तो जितनी उसकी वैल्यूज बनेंगी, इतने ही आपके यहाँ से ये जो मुख्तलिफ हैं, ये मिसाल के तौर पे आपने डेटा यहाँ से राइट करना शुरू किया, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो 512 बाइट जमा 512 जमा 512, तो जितनी 2 GB बनेगी, इतने स्पेस तक ये सारे ये ऑक्यूपाई हो जाएंगे कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अंदर। तो पता है बेसिकली हमें ये चला कि ये जितने भी हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर का साइज होता है 512 बाइट का। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हर सेक्टर का अपना एक नंबर भी होता है, एड्रेस जिसे बोलते हैं।
या आईनोड नंबर आप कहते हैं, लिनक्स में हम आईनोड नंबर कहते हैं कि आईनोड नंबर क्या है, बेसिकली फिजिकल एड्रेस ऑफ द डेटा स्टोरेज लोकेशन। तो अक्सर हम कहते हैं ना हमारे सिस्टम में बैड सेक्टर आ गए हैं, तो बैड सेक्टर ऐसे आते हैं कि मिसाल के तौर पे आपका डेटा पड़ा हुआ था और ये किसी वजह से आपका सिस्टम चलते चलते बंद हो गया, ये डेड हो गया, खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डेटा रीड नहीं होगा, करप्ट हो जाएगा। आप फाइल पे क्लिक करेंगे वो फाइल चलती ही नहीं है। इमेज चलते हैं तो इमेज खुल जाती है, उसके अंदर से प्रीव्यू नहीं आता डाटा का आपको। इस तरह के मे भी हो सकता है आपने प्रॉब्लम कभी फेस किए हो, बट वी आर फेसिंग सच इश्यूज। अब इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर हैं कि बैड सेक्टर की रिकवरी कैसे की जाए। वो बैड सेक्टर की रिकवरी ऐसे होती है कि वो डेटा जो यहाँ पे पड़ा होता है उसको उठा के किसी और जगह पर रख देते हैं, इनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डेटा राइट नहीं होगा। तो कभी भी बैड सेक्टर जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते, वो तो बैड हो चुके होते, खत्म हो चुके होते हैं ना, तो फिर सही कैसे होंगे, सही तो हो ही नहीं सकते वो। तो इन्हीं का डेटा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उठाते हैं यहाँ से डेटा किसी तरीके से और उठा के किसी दूसरी सही सेक्टर पे मूव कर देते हैं, उसको नया एड्रेस दे देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने बैड सेक्टर्स को रिकवर कर लिया, एक्चुअली रिकवर नहीं होते वो तो डेड हो चुके होते हैं। ऐसे ही नहीं, जैसे आपके पास 2 किलोमीटर की सड़क है, तो उसमें 10 जगह पे खड्डे पड़ जाएं तो सड़क तो पूरी नहीं टूटी। जहाँ जहाँ पे खड्डे पड़े हैं आप क्या करते हो, वहां से गुजरना बंद कर देते हो, वहां पर निशान लगा देते हो कि यहाँ पे खड्डा है, ना गुजरे कोई भी यहाँ से। या आप क्या करते हो, नए बजट डाल के उनको फिलअप कर देते हो। तो अब सवाल ये है कि जो 512 बाइट हैं ये कैसे आते हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन। 512 बाइट की हमने की इंफॉर्मेशन की बात। होता यह है कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं ना, कंप्यूटर का पावर का बटन ऑन करते हैं, तो पावर का बटन ऑन होते ही कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसीजर चलता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट। इसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में होता क्या है कि कंप्यूटर आपके सारे ये बायोस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बायोस जो हैं, ये आपके एक एक हार्डवेयर को चेक करती है, सीड रोम ओके, हार्ड डिस्क ओके है, तार ठीक लगी है, जंपर ठीक लगा है, फैन चल रहा है नहीं चल रहा है। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो आपको हाईलाइट करके बता देता है कि कीबोर्ड नॉट वर्किंग, या बूट डिवाइस नॉट फाउंड, ये अक्सर आपको एरर आते हैं। इस तरह के एरर्स बताता है आपको। अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो ठीक चलता है। जैसे आप कहते हैं कि अगर रैम उतार दो तो टी टी की आवाज़ करना शुरू कर देता है, बोर्ड के अंदर छोटा स्पीकर लगा होता है, तो वो हर बीप का एक मतलब होता है। तो जो हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको पता होता है कि बोर्ड अगर ये वाली एक्टिविटी कर रहा है तो इसका क्या मतलब, ये वाली एक्टिविटी कर रहा है तो क्या मतलब है। प्रोसेसर लेट से अगर आपका सिस्टम बीप भी कर रहा है तो इसका मतलब रैम ठीक है, और अगर बीप नहीं कर रहा तो इसका मतलब प्रोसेसर में कोई मसला। प्रोसेसर को उतारो और लगाओ, प्रोसेसर चेंज करके देखो तो आपका डिस्प्ले आ जाता है समटाइम। तो मतलब दीज आर सम ऑफ ट्रिक्स टू हैंडल द हार्डवेयर। अभी हमारी बहस अगेन हार्डवेयर भी नहीं है, हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम करता क्या है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हुआ, सारा हार्डवेयर चेक हुआ, चेक होने के बाद क्या करता है, रोम जो कि हमारा बायोस है, ये हार्ड डिस्क को फाइंड करता है। और हार्ड डिस्क को फाइंड करने के बाद फौरन ये सेक्टर 0 को ढूंढता है। सेक्टर 0 पे एक फाइल पड़ी होती है जिसका नाम होता है MBR, जिसको हम रूफ आम कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब हमें पता चल गया कि सेक्टर 0 जो है ये ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी फाइल को कंटेन कर सकता है, 512 बाइट को, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया कि हार्ड डिस्क पे हर सेक्टर का जो साइज है 512 बाइट है। तो रोम हार्ड डिस्क को फाइंड करेगा, हार्ड डिस्क अगर मिल जाती है तो उसमें सेक्टर 0 को फाइंड करेगा, सेक्टर 0 मिल जाता है तो उसके अंदर से इस फाइल को ओपन करेगा, MBR की फाइल को। MBR की जो फाइल है जिसे हम मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं, इसके पास बूट लोडर का एड्रेस होता है। बूट लोडर को चला देता है, ये रैम में लोड कराता है।
और बूट लोडर के पास कर्नल का एड्रेस होता है, कर्नल को लोड करता है और कर्नल फिर रेस्ट एप्लीकेशंस को लोड करते हैं। तो इस तरीके से खैर आपका सिस्टम सामने आपके लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये MBR क्या चीज़ है भाई? प्रॉब्लम ये है कि जो 512 बाइट है इनकी डिवीजन होती है। कैसे डिवीजन होती है? मिसाल के तौर पे इसमें से 446 जो बाइट हैं वो होते हैं प्राइमरी बूट लोडर के लिए, यानी कि बूट लोडर का जो साइज होता है 446 बाइट का होता है। तो MBR की फाइल जो है, इससे पता है कि मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ पे, वो जो बूट लोडर है वो कहाँ पे है। तो सेक्टर 0 पे 446 बाइट की इंफॉर्मेशन किसने कैप्चर कर ली? बूट लोडर ने। और बूट लोडर फिर लोड किसको करता है? कर्नल को। कर्नल किसको लोड करता है? बाकी एप्लीकेशंस को। फिर इसी सेक्टर में एक और इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन टेबल। और 5 जो पार्टीशन टेबल है वो मैक्सिमम होता है 64 बाइट का। और फिर इसके अंदर तीसरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है मैजिक नंबर्स की। जो कि अगेन कितने बाइट के होते हैं? 2 बाइट के। तो अगर आप 2 बाइट और 64 बाइट और जमा 446 बाइट को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टोटल साइज बनता है 512 बाइट। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो पार्टीशन टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ कितने साइज का हो सकता है? 64 बाइट का। और 64 बाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है वो 2 TB की हो सकती है, उससे ऊपर की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं हो सकती। तो दैट्स द रीजन कि आप 2 TB से ऊपर के हार्ड डिस्क नहीं लगा सकते सिस्टम में, ये लिमिटेशन है। क्यों? कि 2 TB का पार्टीशन टेबल जितना बनता है ना वो 64 बाइट में आ जाता है। अब सवाल ये है कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप मुख्तलिफ पार्टीशन कैसे बना लेते हैं? वो ऐसे 4 पार्टीशन बना लेते हैं आप कि आप 16 फिर 16 फिर 16 और फिर 16, इस तरह आप 16 बाइट की 4 पार्टीशन बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप CDEF 4 पार्टीशन, 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि 1 से 4 से ज्यादा पार्टीशन कैसे बनती हैं? तो फिर क्या होता है कि ये जो चौथी पार्टीशन है 16 बाइट की, इसको एक्सटेंडेड कहा जाता है कि ये एक्सटेंडेड हो गई है। तो इसके अंदर क्या होता है? लॉजिकल फिर पार्टीशन टेबल बनता है। यानी कि पांचवी चौथी जो पार्टीशन होगी वो अपने आप को एक्सटेंडेड डिक्लेयर कर लेती है और एक्सटेंडेड के अंदर फिर आपकी लॉजिकल पार्टीशन आती हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी किसी वजह से पार्टीशन नंबर 4 किसी ने डिलीट कर दी अनजाने में, तो उसके अंदर जितनी भी पार्टीशन बनी हुई है वो भी उड़ जाएंगी, क्योंकि लॉजिकल है सारा कुछ। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला बेसिकली, प्राइमरी पार्टीशन क्या चीज होती है जी, और एक लॉजिकल पार्टीशन या एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या चीज है। तो प्राइमरी पार्टीशन का मतलब ये होता है कि इसका जो पार्टीशन टेबल है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क के ऊपर सेक्टर 0 में राइट होगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन का टेबल सिर्फ एक्सटेंडेड पार्टीशन का, लेकिन इसके अंदर जो लॉजिकल बनेंगी वो इसको खुद कंटेन करेगी। हाँ, अब 512 बाइट कहाँ से आए? 512 बाइट आए हार्ड डिस्क के एक सेक्टर का जो साइज है वो 512 बाइट का होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से दिखाया, अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो हार्ड डिस्क का इस तरह का डिजाइन होता है अंदर से। तो ये जो 500 हर जो सेक्टर है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ये हर एक 512 बाइट का है। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप स्टोरेज डाटा यूज करते हैं वो हर जगह पे 512 बाइट के तौर पे सेव होता है। ये 512 बाइट वहां से आएंगे।
तो चूंकि एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेव ही नहीं हो सकती और उसमें से 446 बाइट तो आपके बूट लोडर ने ले लिए, तो आपके पास बचे टोटल 66 में से 2 बाइट के मैजिक नंबर हो गए। तो फिर पार्टीशन टेबल कहाँ पे स्टोर होगा? 64 बाइट में। तो 64 बाइट में 2 TB की इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है कि नहीं सर जी, हमने तो देखा है, बहुत सारी जगह पे देखा, 4-4 TB की 10-10 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका जवाब है अब 2। तो हमें ये पता चल गया कि यार हम प्राइमरी पार्टीशंस क्यों बनाते हैं और एक्सटेंडेड पार्टीशंस क्यों बनाते हैं और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल पार्टीशंस क्यों बनाते हैं। तो 4 प्राइमरी पार्टीशंस इसीलिए बन सकती हैं कि 64 को हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो 4 प्राइमरी पार्टीशंस बन जाती हैं। और एक्सटेंडेड इसलिए बनाते हैं कि हमें जब 4 से ज्यादा पार्टीशन चाहिए होती है तो हम चौथी को एक्सटेंडेड डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पार्टीशन टेबल में फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। और लॉजिकल पार्टीशन को कहते हैं कि तुम अब ये इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टीशन बना रहे हो एक्सटेंडेड के अंदर, इनका पार्टीशन टेबल अपने पास मेंटेन कर लो और तुम्हारा टेबल मेरे पास है। तो दिस इज समथिंग गोज ऑन। अब क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव, अच्छा एक और है, एक और क्या होगा? अब क्वेश्चन ये है कि आपको पार्टीशंस भी ज्यादा चाहिए और आपको स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए एक हार्ड डिस्क की। तो उसके लिए रिसेंटली नई बायोस आ गई हैं अब मार्केट में, और उन बायोस को हम कहते हैं UEFI बायोस, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अगर आपके सिस्टम में UEFI बायोस हैं तो आप मोर देन 2 TB हार्ड डिस्क साइज यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। आपने स्टोरेज लेवल इंक्रिप्शन का नाम सुना होगा कि आप एक लैपटॉप में आपने हार्ड डिस्क लगाई हुई है और लैपटॉप से हार्ड डिस्क उतारी किसी और में लगाएंगे तो चलेगी नहीं, वो रीड ही नहीं होगा डेटा उसके अंदर से, वो फॉर्मेट होके ही चलेगी, डेटा नहीं उठा सकता कोई उसके अंदर से। तो UEFI बायोस का भी इटसेल्फ आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा मजीद इसमें क्या है, लेकिन इसके कुछ फायदे क्या हैं। मोर देन 2 TB आप एक हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो, नंबर वन। नंबर वन, नंबर टू पे यह अक्सर आपने सुना होगा कि पार्टीशन टेबल ही करप्ट हो गया है जी। तो UEFI में क्या होता है बायोस में, पार्टीशन टेबल ऑलवेज बैकअप, टेबल की एक कॉपी कहीं पर पड़ी होती है। फिर इसमें सेक्टर 0 पे पड़ा होता था, इसमें लास्ट सेक्टर पे होती है इंफॉर्मेशन पार्टीशन की, और सेक्टर 0 पे उसकी कॉपी पड़ी होती है। इसी तरीके से आप बायोस के रहते हुए सिर्फ 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, जबकि UEFI के थ्रू आप 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब सवाल है एक और, आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा, व्हाट इज GPT डिस्क, व्हाट इज बेसिक डिस्क। अब इस पे जो पार्टीशन टेबल राइट होता था बायोस के केस में, उसका स्टाइल कुछ और था। जब आपके पास UEFI बायोस होंगी तो आपका जो पार्टीशन टेबल होगा उसे कहते हैं GUID पार्टीशन टेबल, यानी कि न्यू स्टाइल का पार्टीशन टेबल। दैट्स द रीजन कि हम उसको GPT डिस्क कहते हैं।
और पुरानी डिस्क को कौन सी कहते हैं? MBR डिस्क। और इसको हम कहेंगे GPT डिस्क। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर की है मैंने अपने लैपटॉप की। इसके डिस्क मैनेजमेंट पे मैंने क्लिक किया और इस लैपटॉप पे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, लोड काफ़ी ज़्यादा है असल में लैपटॉप पे ना, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। हालांकि 32 GB के साथ है, बट इट विल कनेक्ट। जब डिस्क इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हैं तो फिर बेसिकली पूरी डिस्क जो है ना वो स्कैन होती है। तो यहाँ पे देखें जी, लिखा आ रहा है डिस्क 0 के साथ बेसिक डिस्क, बेसिक डिस्क, बेसिक डिस्क। और जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो एक जगह पे लिखा आ रहा है कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क। और इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम, न्यू रेड 5 वॉल्यूम, कन्वर्ट टू MBR डिस्क, ऑफलाइन, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये कन्वर्ट टू MBR डिस्क क्यों कह रहा है? उसकी रीजन ये है कि मेरा जो सिस्टम है इस पे UEFI बायोस इंस्टॉल्ड है। तो ये ऑलरेडी UEFI पे है, इसलिए एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू MBR डिस्क। अच्छा, डायनामिक डिस्क का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंप्यूटर के ऊपर ये देखें, ऐड अ मिरर, डिलीट वॉल्यूम, एक्सटेंड वॉल्यूम, मैं ये नहीं कर सकता, ये ऑप्शंस डिसेबल हैं। अगर मैं इस डिस्क को कन्वर्ट टू डायनामिक डिस्क कर दूं, कहता किस किस को करना है, तुम्हारे पास 3 हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं, ठीक है, 2 TB की है, फिर एक 512 GB की है, फिर 512 GB की है, तो किसको करना है? जिसको मैं ओके कर दूंगा वो ऑटोमेटिकली डायनामिक डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं, एक्सटेंडेड वॉल्यूम और ये सारी ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगी, यानी कि एडवांस स्टोरेज फंक्शंस अगर मुझे यूज करने हैं इन विंडोज तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बेसिक डिस्क में मैं सिंपल पार्टीशंस बनती हैं इन विंडोज के केस में, ये विंडोज की बात हो रही है। और अगर आपके पास डायनामिक डिस्क है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, विंडोज के केस में रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कभी आपको एडवांस स्टोरेज ऑप्शंस को यूज करना पड़ जाए तो फिर आप नॉर्मल डिस्क को कन्वर्ट कर देते हैं डायनामिक डिस्क में, और फिर आप उस पर, ये विंडोज के केस में। तो लिनक्स के केस में क्या होगा भाई? लिनक्स के केस में क्या होगा कि आपके पास एक LVM है अगेन रेड की, और दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है LVM की। तीसरी ऑप्शन इसके पास अभी मजीद और भी स्टोरेज ऑप्शंस आ गए हैं, एक ये फाइल सिस्टम भी है। ये मेरे ख्याल में मैंने मिस्टेक की है, इसमें स्पेल ठीक नहीं लिखे, खैर। तो ये 2 ऑपरेशंस और तीसरा ऑपरेशन जिसके मैं स्पेल कह रहा हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है, इस तरह की आप एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हो। तो क्या लिनक्स में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है? तो नो, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। LVM में हमें पार्टीशन को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है कि अब हम इसे LVM के लिए यूज करेंगे, हम रेड के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट बेसिक फंक्शनैलिटी और बेसिक टर्म्स हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए। तो अगर कभी आप हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं
अच्छा, फिर आपको स्टोरेज टाइप्स का पता होना चाहिए। एक और चीज़ है, बहुत अरसे पहले एक डिस्क आती थी आईडीई, जो बड़ा सारा जैक लगा होता था। मैं किसी ज़माने में जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं उसे यूज़ किया करता था। 2 जीबी की 512 एमबी की हार्ड डिस्क मैंने यूज़ की थी। फिर उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई और वो आई जिसे सीरियल इंटरफेस भी कहते हैं, साटा डिस्क। और साटा के साथ ही सैस ड्राइव भी मार्केट में आ गई। अब इनके साटा के अंदर फिर टाइप्स हैं मुख्तलिफ। इसी तरीके से सैस के साथ एक और ड्राइव आई, एसएसडी, छोटी कॉम्पैक्ट। एसएसडी ड्राइव भी अब खत्म हो गई है और अब आ गई M2 SSD। M2 SSD भी कहते हैं और कई लोग इसे M2 कार्ड भी कहते हैं, जैसे मोबाइल में कार्ड लगा होता है। और इस टाइम अब M3 कार्ड भी आ गया है मार्केट में। M3 SSD भी के समटाइम उसे बोलते हैं और M2 कार्ड भी कह लें, M3 कार्ड। इसका मतलब है कि साइज जो डिस्क का है वो छोटा हो गया और इनकी स्पीड बहुत तेज है। M3 कार्ड की 1 Gbps के करीब रीड राइट की स्पीड है। इतना तेज वो काम करती है। आपने इधर से डेटा कॉपी किया, उधर से बढ़ गया। एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया था, जो अचानक मुझे मेरे जहन में आई है, कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि साइंसदानों ने कहा कि यार हम इसके आरपीएम की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो फिर उस टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो आज तक चलता आ रहा है, कि इशू क्या है। हमने कहा ना समरी का, तो अगर मैं जब भी कोई फाइल या कोई गाना एक्सेस करता हूँ, गाना मैंने सिस्टम में रखा हुआ है और मैं सिस्टम से गाना चलाना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करता है। हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और हार्ड डिस्क में से फिर वो गाना ढूंढ के लेके आता है। तो साइंसदानों ने ये किया कि यार हम क्यों हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं, हम सारा डेटा जितना भी पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, उस डेटा की सारी समरी बना के एक जगह पे क्यों नहीं रख देते। तो जब भी प्रोसेसर को किसी यूजर कहता है कि प्रोसेसर को यार ये मुझे गाना चला दे, तो बजाय कि वो पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करे, वो समरी में से देख लिया करे कि यार ये किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, वहां से उठा के ले आया करे। तो इसका कॉन्सेप्ट था कैशे का, कि हार्ड डिस्क में भी कैशे ऐड कर दी जाए। तो अभी जो हार्ड डिस्कें आ रही हैं मार्केट में, उनकी अपनी कैशे, यानी कि जिस तरह प्रोसेसर की कैशे होती है, इस तरह हार्ड डिस्क की भी कैशे होती है। यानी कि अब क्या होगा कि आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, कैशे को चेक करेंगे। कैशे में वो डेटा पड़ा होगा, तो आपको पूरा इंटायर हार्ड डिस्क का सरफेस स्कैन करने की जरूरत नहीं है। कैशे क्या होगी, सम टाइप ऑफ समरी, या हम कहते हैं मीटा डेटा, डेटा अगेंस्ट डेटा। एक और चीज बताने वाली है, वो ये है कि मे बी आई वाज यूजिंग दिस, पेंट की हम बात कर रहे थे। सेक्टर 0 तो यूज हो गया एमबीआर के लिए, तो फ्रॉम सेक्टर 1, 1 टू 1023, आई थिंक, जो पहले इतने भी सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स ऑक्युपाइड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या जो हार्ड डिस्क वेंडर्स हैं वो अपने काम के लिए इनको यूज करते हैं। या ऑक्युपाइड, इन पे आप डेटा राइट नहीं कर सकते। आई थिंक ये 247 तक आई थिंक होता है, मुझे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू नहीं है याद। अब मुझे, मैं या तो 10 तक है या यहाँ से यहाँ तक होगा। चलो मैं इसको दोनों लिख देता हूँ। 1 से लेके 4047 तक आई थिंक होता है, या 202 मेगा बाई टू पे है। 2047 तक आई थिंक होता है। यानी कि यहाँ से आपकी पार्टीशन का, आपका जो अपना पर्सनल डाटा वो राइट होना शुरू होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपने डेटा राइट करना शुरू किया हार्ड डिस्क पे, यहाँ से लेके जो रेड रेड में लिखा हुआ यहाँ तक डेटा राइट कर दिया।
अब आपको नहीं पता कि हार्ड डिस्क के किस लोकेशन पे डाटा सेव हो गया है, बाकी सारी हार्ड डिस्क खाली पड़ी है। फिर आपको थोड़े अरसे बाद आपने कोई डेटा रखना था, डाटा रख दिया और फिर उस डाटा को डिलीट कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद डाटा रख दिया। अब मिसाल के तौर पे आपने नया डाटा रखा है, यहाँ पे मैं इसकी ऐसी तस्वीर बना लेता हूँ। आपने नया डाटा यहाँ से यहाँ तक रखना शुरू कर दिया, फिर आपके जहन में आया डाटा क्लियर कर देता हूँ, मैं डाटा डिलीट कर दिया। तो होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की दो किस्म की एड्रेसिंग होती है। एक फिजिकल एड्रेसिंग होती है जो सेक्टर की सूरत में होती है, सेक्टर के एड्रेस होते हैं, और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि फाइल सिस्टम एड्रेसिंग करता है, जिसे लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। तो हर लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे हमने यूजर में भी पढ़ा कि यार असल वैल्यू तो है उसकी आईडी, आईडी का एक लेबल लगा हुआ है, अब्बास है, तंजीला है, वट जो भी नाम है, तो वो तो नेम है। नेम तो कभी भी रिमूव हो सकते हैं, आईडी हमेशा रहती है, या नेम अपडेट हो सकते हैं। हम जब यूजर मॉडिफाई करते हैं तो आईडी को चेंज नहीं करते, हम नेम चेंज कर देते हैं, तो आईडी बैकएंड में वही रहेगी। तो इस केस में दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हार्ड डिस्क के डेटा कभी डिलीट नहीं होता, लेबल रिमूव हो जाता है बस। अब जब आपने ये डेटा रिमूव कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब डेटा राइट करने की कोशिश करेंगे तो इस जगह पर राइट नहीं होगा, बल्कि वो नहीं, इसी इसी यहाँ पे हो सकता है राइट होना शुरू हो जाए, यहाँ पे हो सकता है राइट होना शुरू हो जाए। इस तरीके से डेटा राइट होता जाएगा और आपकी पिछली जगह जो है वो एज इट इज ही पड़ी रहेगी। तो आपको लगता है कि आपने डेटा रिमूव कर दिया, हालांकि वो लेबल रिमूव होते हैं, डेटा तो अंदर पड़ा होता है। अब आपकी 2 टेराबाइट की या 10 टेराबाइट के हार्ड डिस्क का आपने टोटल डाटा रखा हुआ उस पर, लेट से 1 TB, और 1 TB बहुत बड़ा साइज है। दूसरा तरीका ये कि आपने मूवीज मूवीज रख दी हैं, तो आपका डाटा बढ़ सकता है। लेकिन आप पर्सनल डाटा की बात करें, तस्वीरों की बात करें, आप टेक्स्ट की बात करें, तो मैक्सिमम 1 TB, आप बहुत बड़ा डेटा किसी यूजर के पास डेटा हो तो 1 TB बहुत बड़ा डेटा है। आपने 10 टेराबाइट के 2 टेराबाइट के हार्ड डिस्क लगा ली, तो इसका मतलब है कि आपकी हार्ड डिस्क तो कभी फुल हुई ही नहीं, वो हार्ड डिस्क तो हमेशा से खाली रही थी। तो जब हार्ड डिस्क हमेशा से खाली रही थी, तो इसका मतलब है कि आपका डेटा हमेशा से वहां से पे अवेलेबल है, जो आपने डिलीट किया। आपको लग रहा है कि आपने डिलीट किया, लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, वो पड़ा हुआ है, उसके लेबल रिमूव हुए हैं बस। तो इसका मतलब है कि वो हार्ड डिस्क कोई भी आपसे उठा के लेके जाएगा, रिकवरी का सॉफ्टवेयर चलाएगा तो वो डेटा रिकवर कर लेगा। रिकवरी के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो आपने लेबल रिमूव किए होते हैं ना, उन लेबल्स की इन्फॉर्मेशन भी कहीं पे पड़ी होती है, कि उस वक्त इस आईडी का लेबल क्या था, उस वक्त इस आईडी का लेबल क्या था, मुख्तलिफ टाइम इस आईडी का लेबल क्या रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क अपने अंदर कहीं सेव रखती है, और जब भी वेंडर का दिल करे उसको रिस्टोर कर सकता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मदद से। हमें जो मार्केट में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर की मदद से उस हद तक तो डाटा वापस नहीं ला सकते, लेकिन वेंडर को अगर वही हार्ड डिस्क दे दोगे तो 1000 दफा भी आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया, वो डाटा वापस ले आएगा, क्योंकि डाटा कभी भी रिमूव होता ही नहीं हार्ड डिस्क से, हमेशा उसके अंदर ही होता है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि डाटा कैसे रिमूव हो जाता है और कैसे वापस आ जाता है, तो इसलिए वापस आ जाता है कि डाटा तो कभी रिमूव हुआ ही नहीं हार्ड डिस्क से, वो वहीं पे पड़ा रहा है। हाँ, दूसरी सूरत क्या होती है कि आपने हार्ड डिस्क को फुल कर दिया, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया, फिर दोबारा उसमें डाटा रख दिया बहुत सारा। अब आपकी उसकी हार्ड डिस्क की शेप चेंज हो चुकी है, फिर आपने पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दी, फिर दोबारा से पूरे डाटा को भर दिया। लेकिन अगर आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया, आपने उसका फाइल सिस्टम भी चेंज कर दिया, यानी कि आपने पार्टीशन टेबल ही नया राइट कर दिया, और फिर उसके ऊपर डेटा रखा 2 GB या 10 GB या 1 TB अगेन, तो भी आपका डेटा अवेलेबल है और रिकवर हो जाएगा। तो इतने रिकवरी के चांसेस होते हैं हार्ड डिस्क से। और अगर आप स्ट्रक्चर की अगेन बात करें हार्ड डिस्क की, तो आपका हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऐसे कि सबसे पहला आपका प्लेटर होंगे हार्ड डिस्क के अंदर। प्लेटर के अंदर जो है सरफेस होता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एरिया होता है। तो सरफेस पे आपके ट्रैक या सिलेंडर होते हैं, और इसके ऊपर आपका सेक्टर होता है जिसके अंदर डेटा पड़ा होता है। तो आपका डेटा जो है हार्ड डिस्क में यहाँ पे इस लेवल पड़ा होता है, तो 1 2 3 और चौथे लेवल पे आपका डेटा पड़ा होता है। उसके ऊपर इसके हेड आते हैं जो रीड राइट डेटा करते हैं, वो एक अलग कहानी है, वो हार्डवेयर का पार्ट है। बट एज पर द स्टोरेज मैंने कोशिश की है कि आपको जो नॉर्मल टर्म्स हैं सारी की सारी वो मैं आपको बता दूं।
ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी अगेन। भाई ये जो एसएसडीज हैं उनका भी यही उनका डिफरेंट होता होगा ना? मतलब देख हाँ, specs उनमें वगैरह तो नहीं होती? उसमें भी स्पीड है, लेकिन उसका अभी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी ना। देखो उसके अंदर ये वाला मटेरियल नहीं लगा, उसके अंदर हार्ड ये है ही नहीं डिस्क। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके अंदर आईओएस का कॉन्सेप्ट होता है।